तो नेक्स्ट चैप्टर है ऑल्टरनेटिंग करंट। सो ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? ऑल्टरनेटिंग करंट वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड हर समय चेंज करता रहता है और इवन हाफ साइकिल के बाद वो अपनी डायरेक्शन भी चेंज करता है। यानी वो एक डायरेक्शन में बढ़ता है, फिर मैक्सिमम तक जाता है, फिर घट के जीरो होता है, फिर दूसरी डायरेक्शन में बढ़ता है, फिर दोबारा घट के जीरो हो जाता है। तो कई बार बच्चों को लगता है कि करंट एक डायरेक्शन में पास हुआ फिर दूसरी डायरेक्शन में पास हुआ, तो ये एनर्जी कैसे देगा? इसकी एक सिंपल एग्जांपल है, जैसे पुराने टाइम पे वो होता था मदानी जिसको कहते थे। तो ऐसे एक डंडा होता था, दोनों तरफ रस्सी है, पहले एक तरफ से खींचते थे फिर दूसरी तरफ से खींचते थे, ठीक है, लेकिन वो तो घूमती रहती थी ना, तो वो एनर्जी तो मिल ही जाती थी उसको। सो सेम है यहाँ पे, ये अपनी एनर्जी तो करंट जो है वो मटेरियल को दे जाता है जब भी उसमें से फ्लो करता है। सो ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होगा? एन ऑल्टरनेटिंग करंट कैन बी डिफाइंड एज अ करंट दैट चेंजेस its magnitude and polarity, that means direction, at regular intervals of time. It can also be defined as electric current that repeatedly changes or reverses its direction opposite to that of direct current that always flows in single direction. जो डीसी होता है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता रहता है। जैसे यहाँ पे देखो, वो कांस्टेंट करंट होता है, थ्योरेटिकली कांस्टेंट होता है, रियलिटी में ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। लेकिन जो तुम्हारा ऑल्टरनेटिंग करंट है, ये इसका मैग्नीट्यूड हर समय चेंज होता है और आधे साइकिल बाद ये अपनी डायरेक्शन भी चेंज करता है। तो सबसे पहले है, और ये पिछले चैप्टर में आप कर चुके हो, एसी जनरेटर में। तो एसी जनरेटर में जब हम कॉइल को घुमाते हैं तो हमने देखा था जो ईएमएफ जनरेट हुआ था वो हुआ था ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये इसकी इक्वेशन होती है, यानी ये साइन वेव जैसा होता है। सो ऑल्टरनेटिंग करंट की जो इक्वेशन होगी दैट इज ई नॉट साइन ओमेगा टी। व्हाट इज ई नॉट? ई नॉट इज मैक्सिमम ईएमएफ, जिसकी इक्वेशन, जिसका फॉर्मूला था बी ए ओमेगा। अगर नंबर ऑफ टर्न्स हो तो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, ये पिछले में ईएमए में करा था। सो इक्वेशन ऑफ एसी इज ई नॉट साइन ओमेगा टी। इवन ई नॉट कॉस ओमेगा टी भी फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज साइन और कॉस वेव एक ही जैसे होते हैं। व्हाट इज ओमेगा? 2 पाई न्यू, where nu is frequency and E naught is maximum EMF. Even E naught का फॉर्मूला याद रखना, that is B A ओमेगा, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स हो तो N भी आएगा। ये थी ऑल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन। नेक्स्ट इज रूट मीन स्केयर वैल्यू ऑफ एसी। अब आप कहते हो कि जो एसी है वो हर टाइम उसका करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है घट रहा है, तो आपको एक काइंड ऑफ एवरेज वैल्यू चाहिए होती है। तो वो जो एक एवरेज होती है, काइंड ऑफ एवरेज, नॉट एग्जैक्टली एवरेज, उसको हम बोलते हैं रूट मीन स्केयर वैल्यू। ठीक है, जैसे आप बोलोगे कि आपका एसी है जो ऑल्टरनेटिंग करंट पे वर्क करता है, आप बोलते हो 5 एम्पियर करंट खा रहा है। सो व्हाट इज 5 एम्पियर? एसी तो हमेशा बढ़ के मैक्सिमम तक होगा, फिर दूसरी डायरेक्शन में बढ़ेगा, जीरो होगा। 5 एम्पियर इज रूट मीन स्केयर वैल्यू। तो हमें कोई ना कोई ऐसी वैल्यू चाहिए होती है जो काइंड ऑफ एवरेज को रिप्रेजेंट करे, दैट इज कॉल्ड रूट मीन स्केयर वैल्यू। तो इसको कैसे निकालते हैं और ये वैल्यू क्या होती है, ध्यान से देखें। ये हमारे पास एक ऑल्टरनेटिंग करंट है, ये उसका एक साइकिल है। एक साइकिल मतलब यहां तक टाइम होगा टी। ठीक है, इस एक साइकिल में जितनी ये हीट प्रोड्यूस करेगा, अगर एक कांस्टेंट करंट उतने टाइम में उतनी हीट प्रोड्यूस कर दे तो वो कहलाएगा इसका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो पहले डेफिनेशन कर लेते हैं। सो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट is defined as that value of steady current, वो steady current which would generate same amount of heat in a given resistance in given time as done by AC current when maintained across that resistance for same time, या सीधा लिख सकते हो in same time। तो एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर साइकिल में बेसिकली, नहीं तो आप लिख दो, जितना एसी हीट प्रोड्यूस करेगा, अगर एक कांस्टेंट करंट भी उतनी हीट प्रोड्यूस, तो वो कहलाएगा उसका
रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो ध्यान से देखें, जो कांस्टेंट करंट है, जो कांस्टेंट करंट है, अगर उसकी टी टाइम में हीट प्रोड्यूस आपने निकालनी है तो कोई चक्कर नहीं है, आप फॉर्मूला लगाओगे आई स्क्वायर आर टी, आई रूट मीन स्क्वायर आर टी। ये हमने मान लिया कि अगर कोई कांस्टेंट हो, है नहीं, सिर्फ मानना है, ठीक है। तो उस पर तो सीधे फॉर्मूला लगा दोगे क्योंकि करंट इज कांस्टेंट। लेकिन अगर आपको एसी हर वक्त वेरी करता है, इसके लिए अगर आपको हीट प्रोड्यूस्ड निकालनी है तो आप क्या लगाओगे, आप आई स्क्वायर आर डी टी को इंटीग्रेट करोगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आई स्क्वायर आर डी टी को इंटीग्रेट, आई को डाल दें आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो जब आप आई स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, आई नॉट का स्क्वायर, आर भी बाहर आ जाएगा, अंदर सिर्फ साइन स्क्वायर ओमेगा टी रह जाएगा। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन 0 से टी, आप याद रखें कि टी बाई टू होता है। आप सीधा लिख दें वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज टी बाई टू, तो उसकी जगह आप ये टी बाई टू डाल दें। अब इन दोनों को इक्वेट कर दें क्योंकि ये हीट प्रोड्यूस सेम है, तो जब आप इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो आर टी कैंसिल हो जाएगा। तो आई रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू जो आपको याद रखनी है, दैट इज मैक्सिमम अपॉन रूट टू। सो इसको कहते हैं रूट मीन स्क्वायर करंट, या इसको कई बार वर्चुअल करंट भी कहते हैं, आई वी, एक ही मतलब होता है। सो दैट इज आई नॉट बाय रूट टू, दैट इज 0.707 टाइम्स रूट टू। यानी आप मैक्सिमम करंट को रूट टू से डिवाइड कर देंगे तो आपको रूट मीन स्क्वायर मिल जाएगा, या आप रूट मीन स्क्वायर आपको दिया हुआ है तो उसको रूट टू से मल्टीप्लाई कर दो, आपको मैक्सिमम करंट मिल जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी। इसका फॉर्मूला याद रखें, डेरिवेशन याद रखें। अगर आपने रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज निकालनी है तो सेम आएगा आंसर, दैट इज मैक्सिमम डिवाइडेड बाय रूट टू, या 0.707 बाय इंटू रूट टू। लेकिन उसमें आपने फिर क्या करना है, जो हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला है वो वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी लगा लेना है। तो कांस्टेंट पोटेंशियल के लिए वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, और एसी के लिए वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू डी टी का इंटीग्रेशन, वी को डालने वी नॉट साइन ओमेगा टी, सेम ही करना है साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी बाई टू, इक्वेट कर दें इन दोनों को बिकॉज हीट प्रोड्यूस सेम है, तो आपको वी रूट मीन स्क्वायर का फॉर्मूला मिल जाएगा। इवन जो करंट मिला है, अगर आप उसको रेजिस्टेंस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो भी आप वी रूट मीन स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन अगर डराइव करना आ गया तो फिर आपको ऐसे करना है, ठीक है। अगला है एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टर ओनली। अगर आप एसी सर्किट में सिर्फ एक रेजिस्टर लगाओगे तो उसमें क्या होता है, आपने इस पे ध्यान देना है। तो एसी सर्किट में जब आप रेजिस्टर लगाते हो तो अगर उसमें ईएमएफ है ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो उसमें करंट होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। यानी अगर ईएमएफ का एंगल है ओमेगा टी, ये होता है उसका फेज, तो करंट का भी एंगल यानी फेज रहेगा ओमेगा टी। इसमें आपको याद रखना है कि करंट एंड पोटेंशियल आर इन सेम फेज। तो करंट और पोटेंशियल सेम फेज में होते हैं। सो अगर इसका फेजर डायग्राम बनाओ तो कोई चक्कर नहीं है, फेजर डायग्राम में आपको दोनों को सेम फेज में दिखाना है। मतलब अगर आप इधर को दिखा रहे हो ई, इधर आप ई नॉट दिखा रहे हो तो उसका एंगल दिखाते होते हैं ये ओमेगा टी, ये फेजर डायग्राम होता है। तो आई भी उसी डायरेक्शन में दिखाना है, आपकी मर्जी बड़ा दिखाओ या छोटा दिखाओ, एंगल उसका भी ओमेगा टी रहेगा। सो दोनों सेम फेज में है। तो इसका ये ग्राफ देखें, ये जो आपका ये तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये ब्लू वाला करंट का ग्राफ है साइन ओमेगा टी, ग्रीन वाला वोल्टेज का है वो भी साइन ओमेगा टी। इसमें जो पावर होती है याद रखें पॉजिटिव ही रहती है, तो ये उसके पावर का ग्राफ होता है, ये आप उसको याद कर लें अच्छे से, ठीक है। तो साइन और कॉस सेम फेज में है, सॉरी साइन और साइन ही है दोनों, करंट और पोटेंशियल सेम फेज में है। पावर इसमें ऐसे बनती है जब अकेला रजिस्टर लगाते हो, ठीक है, बिकॉज इसमें आई स्क्वायर आर बननी है ना, इसमें तो पॉजिटिव ही बननी है। सो ये था आपका, जब एसी सर्किट पे आप रजिस्टर लगाओगे तो करंट और पोटेंशियल सेम फेज में होंगे। फेजर डायग्राम आपको याद रहना चाहिए, ये वाला आपको ग्राफ उसका याद रहना चाहिए। नेक्स्ट इज एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। अगर आप एसी में सिर्फ इंडक्टर लगाओ तो क्या होता है, पहले हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें पहले तो आप याद कर लें, ये आपको याद रहना चाहिए, वोल्टेज लीड्स करंट बाय पाई बाय टू। इसमें वोल्टेज 90 डिग्री आगे होता है,
यानी अगर इस डायरेक्शन में करंट है तो वोल्टेज हमेशा उससे 90 डिग्री आगे रहेगा। ठीक है, सो वोल्टेज विल लीड करंट बाय पाई बाय 2, या आप उल्टा भी बोल सकते हैं, करंट विल लैग वोल्टेज बाय पाई बाय 2। इसको अच्छे से याद कर लें। ठीक है, इसमें जो बाय डिफॉल्ट इक्वेशन गिवन होती है वो ईएमएफ की गिवन होती है, दैट इज ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो वोल्टेज इसमें आगे होता है तो करंट पीछे होगा, करंट की इक्वेशन आ जाएगी आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। जो जेई की तैयारी करते हैं या वैसे कभी क्वेश्चन आ जाए उसमें आई में लिखा हो ओमेगा टी, आई में दे रखा हो आई नॉट साइन ओमेगा टी, उस केस में आप फिर ईएमएफ को आगे लेके जाओगे, ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। मतलब अगर आई नॉट आई दे रखा है ओमेगा टी बोल दिया उसने, तो ईएमएफ में प्लस पाई बाय 2 कर देना। बट बाय डिफॉल्ट जब आप लेट करते हो तो ई को ई नॉट साइन ओमेगा टी लेट करते हो तो करंट पीछे है तो माइनस पाई बाय 2 करते हो। ठीक है, तो इसमें कौन आगे होता है? इसमें वोल्टेज आगे होगा। ठीक है, और इसका जो फेजर डायग्राम है, ये इसका ई नॉट का देखो ये मैक्सिमम वाला वेक्टर बना के ना यहाँ पे एंगल दिखा देना होता है ओमेगा टी, क्योंकि उसका एंगल ईएमएफ का ओमेगा टी है। करंट का 90 डिग्री पीछे है, पीछे मींस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री चले जाओ, तो यहाँ से 90 डिग्री वापस आ जाओ, तो ये आपने करंट का वेक्टर बनाना है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फेजर डायग्राम, बनाना आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो साइन का ग्राफ होगा ना, ये ग्रीन वाला, ये ग्रीन वाला, ये ईएमएफ का ग्राफ है। ठीक है, और जो आपका ग्राफ है इसमें क्या कहते होते हैं, करंट का। ठीक है, दैट इज वो 90 डिग्री पीछे है। अब इस चीज को समझें, टाइम एक्सिस में पीछे मतलब वो बाद में शुरू होगा, तो वो यहाँ पाई बाय 2 से शुरू होता है, बाद में ये लेट शुरू है। समझ गए? तो वो राइट को जाएगा, माइनस अंदर मतलब होता है राइट को 90 डिग्री शिफ्ट हो जाएगा। तो ये वाला 90 डिग्री पे 1 हो रहा था, पोटेंशियल मैक्सिमम हो रहा था, ये यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, राइट को शिफ्ट होगा यहाँ पे। इसने ये ब्लू यहाँ पे थोड़ा खत्म कर दिया, यहाँ नहीं आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे देन ऐसे। ठीक है, ये आपका होगा किसका ग्राफ, ये पीछे अगर स्टैंड कर दोगे तो ऐसा है। ये आपका ग्राफ हो गया करंट का। याद होना है, कई बार पेपर में दे देते हैं, आपको स्टार्टिंग पॉइंट देखना है, आपको ऐसे देखना है, ईएमएफ यहाँ से शुरू हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। करंट यहाँ से शुरू हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट देखो सेम वाला जहाँ से सेम बन रहे हैं, तो बाद में राइट में शुरू हो रहा है, राइट मीन्स बाद, बाद मीन्स पीछे है ये। आप अगर घर से लेट चलोगे तो पीछे रह जाओगे ना, वो वाली बात है टाइम एक्सिस में। तो ये इसका मतलब करंट पीछे है, फिर दिमाग लगाना करंट किस में पीछे होता है, इंडक्टर, तो ये ग्राफ इंडक्टर का है। और पावर का याद रखना, एग्जैक्टली हाफ कर देते हैं। ये जहाँ पे एक लूप आ रहा था ना करंट और पोटेंशियल का, पावर में एग्जैक्टली उसका 2 लूप आ जाएंगे। ये जो 2 वाला होता है पावर का होता है, याद रखना। तो एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली में वोल्टेज विल लीड, वोल्टेज 90 डिग्री आगे होगा, करंट 90 डिग्री पीछे होगा। ईएमएफ अगर ई नॉट साइन ओमेगा टी है तो करंट क्या होगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। और ये उसका फेजर डायग्राम बनाना चाहिए, करंट आप पीछे बनाओगे 90 डिग्री, और यहाँ पे करंट बाद में शुरू करोगे, और ये ठीक कर लेना। और पावर के 2 गेड़े लगवाने हैं अपने एक में ही, वो पावर होता है। अब ये डराइव कैसे होगा? अगर ई है ई नॉट साइन ओमेगा टी, हमने करंट की वैल्यू निकालनी है फॉर इंडक्टर, फॉर इंडक्टर जो आपका ईएमएफ होता है, दैट इज एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, डी आई कितना आ जाएगा, ई डी टी बाई एल। ई की वैल्यू रख दो, ई नॉट साइन ओमेगा टी, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, तो डी आई का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, आई। साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस ओमेगा टी, और जो टी का कॉफिशिएंट होता है उसे डिवाइड करना होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन में उससे डिवाइड करते हैं। अब याद रखिएगा, साइन ऑफ, सॉरी, हाँ, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और साइन ऑफ 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है। इसमें मुझे ये बाहर वाला माइनस भी एडजस्ट करना है ताकि फाइनल ओमेगा टी के आगे प्लस आ जाए। तो हम ये कॉस थीटा को, हम ये कॉस थीटा को 90 माइनस थीटा नहीं, सॉरी, हाँ, हम प्लस नहीं लिखेंगे, हम माइनस वाला लिखेंगे। हम इसमें कॉस ओमेगा टी विच इज थीटा, ओमेगा टी मतलब थीटा, को लिख देंगे साइन, इसको लिख देंगे साइन 90 माइनस ओमेगा टी। फिर ये बाहर वाला माइनस मैं अंदर भेज दूंगा, तो वो आ जाएगा ओमेगा टी माइनस 90। मुझे ओमेगा टी के आगे प्लस चाहिए था। ठीक है, तो यहां से क्या ड्राइव हो गया,
कि जो ये इस इक्वेशन पे ध्यान दो, इसका मतलब क्या ड्राइव हो गया कि आई इज इक्वल टू, ये जो तुम्हारा है ये निकल के आया है आई नॉट, ये तुम्हारा आई नॉट हो जाएगा पूरा साइन ओमेगा टी माइनस 90, यानी जो तुम्हारा फेज है करंट का वो 90 डिग्री पीछे है। ठीक है, पहले ये चीज प्रूव हो गई। दूसरा, अगर ये आई नॉट है, ये जो बाहर लिखा है अगर ये आई नॉट है, तो आई नॉट क्या होगा, ई नॉट बाय रेजिस्टेंस, बट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर को हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसका मतलब ये जो निकला है ओमेगा एल, ये है रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर विच इज ओमेगा एल या 2 पाई न्यू इनटू एल। एंड तो इसका मतलब दो तीन चीजें निकल गई यहां से कि जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है इंडक्टर वो ओमेगा एल होता है। ठीक है, विच इज 2 पाई न्यू इनटू एल। एंड डीसी के लिए क्योंकि फ्रीक्वेंसी जीरो होती है तो एक्सएल भी जीरो रहेगा, ये जो इंडक्टर होता है सिर्फ एसी पे वर्क करता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर कोई आपसे ग्राफ पूछ ले ओमेगा और एक्सएल का, तो एक्सएल और ओमेगा का, या ओमेगा की जगह फ्रीक्वेंसी भी हो, तो स्ट्रेट लाइन आएगा, बिकॉज एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। जैसे जैसे आप ओमेगा बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ता जाएगा। सो क्या क्या आपको याद रखना है इस पेज में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो आप आगे जा ही नहीं पाओगे। सो पहली बात, जब आप अकेला लगाते हो इंडक्टर, वोल्टेज 90 डिग्री आगे यानी करंट 90 डिग्री पीछे, तो ईएमएफ की इक्वेशन ई नॉट साइन ओमेगा टी, करंट की क्या होगी आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90। फेजर डायग्राम अच्छे से याद करें। ठीक है, करंट का जो फेज है वो पीछे बनाना है फेजर उसका, क्या कहते होते हैं, करंट बाद में शुरू करना है। ठीक है, पावर के दो गेड़े खिलाने हैं। उसके बाद ये डेरिवेशन है जिसमें हमें पता लगा कि प्रूफ करना अगर आ जाए कि कैसे प्रूफ करो कि करंट 90 डिग्री पीछे होता है, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो नीचे लिखा हुआ है, ये जो नीचे लिखा हुआ है दिस इज एक्सएल, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर इज इंडक्टिव रिएक्टेंस विच इज एक्सएल, जिसका फॉर्मूला होगा ओमेगा एल यानी 2 पाई न्यू एल। और डीसी के लिए न्यू जीरो होता है तो एक्सएल भी जीरो होगा। तो नेक्स्ट होता है एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। इसका प्लीज याद रखें, इसमें वोल्टेज विल लैग बिहाइंड करंट बाय 90 डिग्री। इंडक्टर में वोल्टेज 90 डिग्री आगे था, इसमें इसमें वोल्टेज 90 डिग्री पीछे होगा। ठीक है, उसके 90 डिग्री पीछे रहेगा, पीछे मींस क्लॉकवाइज। ठीक है, या आप उल्टा कह सकते हो कि करंट विल लीड वोल्टेज बाय 90 डिग्री। पहली लाइन जरूर याद रखें। सो ई होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट इसमें 90 डिग्री आ गया तो क्या होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। ठीक है, इसका फेजर बहुत अच्छे से करना है। ये ई नॉट है जिसका एंगल ओमेगा टी है, तो करंट 90 आगे है तो एंटी क्लॉकवाइज बनाना है, ये करंट का फेज हो जाएगा। एंड इसमें बात को समझें, ये जो ग्रीन वाला है ईएमएफ का ग्राफ है, करंट 90 डिग्री आगे है, मतलब वो पहले शुरू होगा यहाँ पे, बात समझ रहे हो, तो पहले ही शुरू हो गया होगा। तो 90 डिग्री पीछे से शुरू होगा तो इसका मतलब वो आगे है। और पावर के जहां इंडक्टर की तरह सेम एक चक्कर काटते हैं, यहाँ पे करंट और इसके पावर के दो चक्कर काट जाते हैं। ठीक है, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब भी आप एसी सर्किट पे सिर्फ कैपेसिटर लगाएंगे तो पहली जो चीज होगी वो ये होगी कि वोल्टेज 90 डिग्री क्या होगा पीछे होगा, यानी करंट 90 डिग्री आगे होगा। वोल्टेज की अगर इक्वेशन ई नॉट साइन ओमेगा टी है तो करंट की होगी आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। फेजर याद रखें, ग्राफ याद रखें, तुम्हारा पोटेंशियल का ग्राफ तो ओरिजिन से शुरू होगा, करंट का पहले ही शुरू होगा, तो ये ऊपर से शुरू होगा। ठीक है, ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। और पावर सेम टाइम में डबल गेड़े मार जाता है, वो पावर वाला होता है। तो इसको डिराइव कैसे करते हैं, पोटेंशियल सपोज ई नॉट साइन ओमेगा टी है तो क्यू होता है सी वी, यहाँ पे लिखा है सी ई कैपेसिटर में जैसे, तो ई की वैल्यू डाल दी ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट क्या होता है डी क्यू बाई डी टी। आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लें तो क्या आ जाएगा, सी ई नॉट साइन का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा आपका करंट का फॉर्मूला। तो ये जो ओमेगा और सी है न्यूमरेटर में, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं तो वो आ जाएगा 1/ओमेगा सी। तो इस पूरे को बोलेंगे आई नॉट, तो आ जाएगा आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। दो चीजें प्रूव होगी, ये देखो पोटेंशियल में एंगल था ओमेगा टी, यहाँ पे प्लस 90, पहले ये चीज प्रूव हो गई। दूसरा, ये जो आई नॉट है
तो ये अगर आपका आई नॉट है तो आई नॉट होता है पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो ऑफर्ड बाय कैपेसिटर होता है उसको रेजिस्टेंस नहीं बोलते, उसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दैट इज एक्स सी। सो दैट इज इक्वल टू 1/ω c, यानी 1/2 पाई न्यू इंटू सी। और डीसी के लिए क्योंकि न्यू जीरो होता है तो एक्स सी किसको टेंड कर जाता है, इन्फिनिटी को। और यहाँ पे अगर आप इसका ग्राफ बनाओ, किसका, एक्स सी और ओमेगा का, तो इनवर्स रिलेशन आएगा, ठीक है ना। या इवन फ्रिक्वेंसी का बनाना हो तो इनवर्स रिलेशन आएगा, ठीक है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी और फ्रिक्वेंसी। सो कैपेसिटर के लिए क्या क्या याद रखना है, पोटेंशियल 90 डिग्री पीछे, करंट 90 डिग्री आगे। फेजर अच्छे से याद कर लो, ये वाला ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिफाई करने को बोल देते हैं। ये डेरिवेशन है, प्रूफ किया कि कैसे करंट आगे आया। रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, उसका फॉर्मूला, उसका ग्राफ, ये सब आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए, फिर ही आप आगे बढ़ पाओगे। नेक्स्ट इज आरएलसी सर्किट या एलसीआर सर्किट। तो अगर हम एक रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर को सीरीज में लगाएं, ठीक है, तो चक्कर क्या है कि पोटेंशियल और करंट सेम फेज में नहीं होते, उनके बीच में लैग होता है 90 डिग्री। जो रेजिस्टर है उसमें जिस डायरेक्शन में करंट होता है पोटेंशियल उसी में जा रहा होता है। इंडक्टर में जिस डायरेक्शन में करंट है पोटेंशियल 90 डिग्री आगे है। कैपेसिटर में जिस डायरेक्शन में करंट है पोटेंशियल 90 डिग्री पीछे है। इसमें जो इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल होता है, सपोज यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल जब वो स्पेशली मेंशन करे, अगर वो नॉर्मल पोटेंशियल बोलते तो रूट मीन स्क्वायर की बात होती है। अगर यहाँ पे 50 वोल्ट एक मूवमेंट का पोटेंशियल है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे 20 होगा। इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल का सम तो टोटल पोटेंशियल के बराबर होता है। और जब तक वो वर्ड इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल ना यूज करे आप उसको रूट मीन स्क्वायर मानोगे। लेकिन रूट मीन स्क्वायर में सपोज ऑन एवरेज जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई रूट मीन स्क्वायर कर रहा है, ठीक है। तो अगर एवरेज करंट आपका आई रूट मीन स्क्वायर फ्लो कर रहा है, ठीक है, सो पोटेंशियल अक्रॉस resistor which is root mean square will be I root mean square into R. Potential across inductor will be I root mean square into XL. Potential across capacitor will be I root mean square into XC. V होता है into R. अगर आप रूट मीन स्क्वायर को R से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका रूट मीन स्क्वायर पोटेंशियल आ जाएगा। और रूट मीन स्क्वायर को आप एक्स एल से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्सएल से सॉरी, तो उसका रूट मीन स्क्वायर आ जाएगा। और रूट मीन स्क्वायर करंट को एक्स सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके कैपेसिटिव रिएक्टेंस विच इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर, तो वीसी आ जाएगा विच इज रूट मीन स्क्वायर। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का सम टोटल रूट मीन स्क्वायर नहीं होता। अगर आप टोटल अगर आप टोटल अगर आप रूट मीन स्क्वायर को जेड से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज इम्पीडेंस, तो वो आके निकलेगा ई रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। अगर आप क्या करेंगे, अगर आप रूट मीन स्क्वायर करंट को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ई रूट मीन स्क्वायर निकलेगा। तो जो ई रूट मीन स्क्वायर वो तीनों का सम नहीं होता इसमें, इसको आपको याद रखना है। वो किसके बराबर होता है, वीएल माइनस वीसी का होल स्क्वायर प्लस वीआर का स्क्वायर अंडर द रूट, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसमें जो रूट मीन स्क्वायर होता है टोटल, दैट इज नॉट इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल रूट मीन स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू वीएल माइनस वीसी का होल स्क्वायर प्लस वीआर का स्क्वायर अंडर द रूट। यानी अगर इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल की बात करें तो जो सबके अक्रॉस इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल होता है वही टोटल इंस्टेंटेनियस होता है। लेकिन अगर रूट मीन स्क्वायर की बात करें तो वो सम के बराबर नहीं होता, आपने ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। वीएल माइनस वीसी का होल स्क्वायर, वीसी माइनस वीएल भी कर सकते हो, होल स्क्वायर ही है, प्लस वीआर का स्क्वायर अंडर द रूट। इस चीज को अच्छे से याद रहना चाहिए। तो इसको अच्छे से याद कर लें एक बार फिर से कि इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल जब तक मेंशन करें तो इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल मान के चलें, उसका सम टोटल इंस्टेंटेनियस एक मूवमेंट के पोटेंशियल के बराबर होगा। लेकिन अगर आप रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकाल लोगे रेजिस्टर की, इंडक्टर की, कैपेसिटर की, उसका सम टोटल रूट मीन स्क्वायर के बराबर नहीं होगा, उसके लिए फॉर्मूला लगेगा। अब जब आपके सामने न्यूमेरिकल आएगा तो आपने कैसे करना है, इसको ध्यान से सुने। जब भी आपके सामने न्यूमेरिकल आएगा जो एसी से आते ही आते हैं, सबसे पहले आपने इंपीडेंस ट्रायंगल बनाना होता है, ठीक है।
वो आपने कैसे बनाना है? सबसे पहले आप एक्सएल की वैल्यू निकाल लें। एक्सएल होता है ओमेगा एल, विच इज 2 पाई न्यू इन टू एल। ठीक है। और फिर आप एक्सी निकालें, विच इज 1/ओमेगा सी, यानी 1/2 पाई न्यू इन टू सी। आपके सामने दो केसेस होंगे, या तो एक्सएल एक्सी से बड़ा होगा या एक्सी एक्सएल से बड़ा होगा। जिस केस में आप देखेंगे कि एक्सएल एक्सी से बड़ा है, उस केस में ट्राइंगल ऊपर को बनाना है। ठीक है। नीचे आएगा रेजिस्टेंस, और ये सामने परपेंडिकुलर पे आएगा एक्सएल माइनस एक्सी, एंड यहाँ पे आएगा नेट इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, दैट इज नेट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, दैट इज कॉल्ड इम्पीडेंस। वो यहाँ हाइपोटेन्यूज पे आएगा। जब एक्सएल एक्सी से बड़ा तो कैसे बनाना है? ट्रायंगल ऊपर को बनाना है, नीचे बनाना है रेजिस्टेंस, परपेंडिकुलर पे बनाना है एक्सएल माइनस एक्सी, और हाइपोटेन्यूज पे बनाना है जेड। और याद करें, पहली बात, जो करंट की डायरेक्शन है वो आपने दिखानी है रेजिस्टेंस के क्रॉस, और ईएमएफ की हमेशा डायरेक्शन दिखानी है जेड के क्रॉस। क्योंकि ट्रायंगल ऊपर को बना है, तो ईएमएफ एंटी क्लॉकवाइज फाई ज्यादा है, यानी इसमें पोटेंशियल जो होगा वो करंट को लीड करेगा। कितने एंगल से लीड करेगा? फाई। जब एक्सएल एक्सी से बड़ा होता है, याद रखना, पोटेंशियल क्या करेगा? ईएमएफ को लीड करेगा। कितने एंगल से? फाई। व्हाट इज फाई? फेज डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड करंट। तो अगर आपको जेड निकालना है तो पाइथागोरस लगा लो, आर स्क्र प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्र अंडर द रूट। अगर आपको फाई निकालना है, tan फाई लिख लो, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। और जब आपका एक्सी एक्सएल से बड़ा है, तो सेम ट्राइंगल आपने नीचे को बनाना है फिर। ठीक है। उसके बेस पे लिखें आर, परपेंडिकुलर पे लिखें एक्स सी माइनस एक्सएल, क्योंकि सी बड़ा है। यहाँ पे लिखें जेड विच इज इम्पिडेंस। तो पाइथागोरस लगा के जेड निकाल लें। वो तो जो मर्जी फॉर्मूला लगा लो, चक्कर नहीं है, बिकॉज एक्स सी माइनस एक्सएल और एक्स सी उनका स्केयर ही हो जाता है, बट चलो स्टिल ये हो जाएगा। और इसमें tan फाई की अगर जरूरत पड़ गई, विच इज फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड ईएमएफ, तो वो आ जाएगा एक्स सी माइनस एक्सएल अपॉन आर। बट करंट होगा आपका रेजिस्टेंस की डायरेक्शन में, ईएमएफ होगा हमेशा की तरह जेड की डायरेक्शन में, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है ईएमएफ, यानी ईएमएफ इसमें लैग करेगा। तो जब भी न्यूमेरिकल करना है, सबसे पहले आपको बनाना है इम्पीडेंस ट्रायंगल। इम्पीडेंस ट्रायंगल से ही सारा कुछ निकलेगा, जेड निकलेगा, इम्पीडेंस ट्रायंगल से फाई निकलेगा, एक अननोन जो होता है वो सब कुछ इम्पीडेंस से निकलता है। सो सबसे पहले आप बनाते हो उसका इम्पीडेंस ट्रायंगल। ये न्यूमेरिकल प्रैक्टिस पीवाईक्यू करके आपको समझ लग जाएगा, या क्लास के नोट्स में से करें, बट बनाना हमेशा सबसे पहले इम्पीडेंस ट्रायंगल ही है। अगर आरएलसी सर्किट ना आए, सिर्फ आरएल सर्किट आ जाए, यानी रेजिस्टर और इंडक्टर लगाओ, तो कोई चक्कर ही नहीं है। ठीक है। क्योंकि सिर्फ एक्सेल है, तो जब आप इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाएंगे, ऊपर को बनाएंगे और उसमें सिर्फ एक्सेल दिखाएंगे, बेस पे रेजिस्टेंस दिखाएंगे, नेट आ जाएगा जेड इम्पीडेंस। तो जेड किसके बराबर आ जाएगा? पाइथागोरस लगा के अंडर रूट एक्सएल स्केयर प्लस आर स्केयर, tan फाई क्या आ जाएगा? एक्सएल अपॉन आर। और इसमें ईएमएफ एज यूजुअल जेड की डायरेक्शन में होगा, करंट इधर होगा, तो इसमें ईएमएफ आगे होगा, करंट पीछे होगा, दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना होगा? फाई। तो अगर किसी ने ईएमएफ को लिख दिया ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आरएल सर्किट में सिर्फ आर और एल होगा, तो ट्रायंगल ऊपर बनेगा, इधर एक्सएल, इधर आर, इधर जेड। तो जेड निकल आएगा अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सिमिलरली आप tan फाई निकाल लेंगे। इसमें ईएमएफ आगे होगा, एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है ना, और उसका फेज डिफरेंस होगा फाई। तो अगर आप ईएमएफ को लिख रहे हो ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट पीछे है, तो करंट को आप लिखोगे आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। और अगर आप रूट मीन स्केयर करंट को एक्सएल से मल्टीप्लाई करोगे, वीएल मिलेगा। रूट मीन स्केयर करंट को एक्सी से मल्टीप्लाई करोगे, वीसी मिलेगा। पाइथागोरस लगा के नेट रूट मीन स्केयर आ जाएगा। और हो सकता है क्वेश्चन में आरसी हो। ठीक है। तो अगर सिर्फ आर और सी होगा, तो आप जो इंपिडेंस ट्रायंगल बनाएंगे उसके बेस पे रेजिस्टेंस बनाएंगे, परपेंडिकुलर पे आप क्या बनाएंगे? एक्स सी। पाइथागोरस लगाएंगे, आपको जेड मिल जाएगा। तो जेड की वैल्यू क्या आएगी? पाइथागोरस लगा लो, अंडर रूट एक्स सी स्क्र प्लस आर स्क्र। और tan फाई किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज एक्स सी अपॉन आर। तो इसमें आरसी में क्या होगा कि ईएमएफ पीछे होगा, तो करंट आगे होगा विद फेज डिफरेंस फाई। तो अगर ई होगा ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई।
देखिए, आरएलसी सर्किट में क्या होता है, जो एक्सएल होता है वो होता है ओमेगा एल, और जो एक्सी होता है दैट इज 1/ओमेगा सी। ठीक है। तो इनिशियली जब ओमेगा स्मॉल होता है, इनिशियली जब ओमेगा स्मॉल होगा, तो क्या होता है कि जो एक्सएल है वो काफी छोटा होता है और एक्सी काफी बड़ा होता है, जिसकी वजह से उनका डिफरेंस काफी बड़ा होता है और इंपिडेंस काफी हाई आता है। जैसे जैसे आप ओमेगा बढ़ाते जाते हो, जैसे जैसे आप ओमेगा बढ़ाते जाते हो, एक्सएल बढ़ता जाएगा, एक्सी घटता जाएगा। देखो ना, इसमें ओमेगा ऊपर आ रहा है एक्सएल में और एक्सी में नीचे आ रहा है। तो जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा, एक्सएल बढ़ेगा और एक्सी घटेगा। एक इंस्टेंट आती है दोनों बराबर हो जाते हैं। जब एक्सएल और एक्सी दोनों बराबर आ जाते हैं, उस इंस्टेंट पे ये वाली टर्म जीरो हो जाती है। सो इंपीडेंस हमें पता है होता है √r² प्लस आइदर एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर या एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। तो एक एक मोमेंट आ जाएगी जब एक्सएल और एक्सी बराबर आ जाएंगे, उस टाइम पे ये टर्म कट ही जाती है इंपीडेंस में से। यानी उस टाइम पे जो जेड है वो सिर्फ √r² यानी आर के बराबर आ जाता है। यानी उस टाइम पे इंपीडेंस मिनिमम हो जाता है। तो क्योंकि इंपीडेंस ऑफ सर्किट मिनिमम है, जेड सिर्फ आर के बराबर रह जाता है, उस टाइम पे जो करंट है वो मैक्सिमम हो जाता है। इस स्टेट को बोलते हैं रेजोनेंस। तो जब एक फ्रिक्वेंसी पे जो आपका आरएलसी सर्किट है वो मैक्सिमम करंट निकाले, उस स्टेट को बोलते हैं रेजोनेंस। ठीक है। और वो रेजोनेंस कब आएगी, जब एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाएंगे। सो वेन एवर इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस, द सर्किट सीम्स टू बी इन रेजोनेंस। इन रेजोनेंस द इंपिडेंस बिकम्स मिनिमम एंड करंट बिकम्स मैक्सिमम। तो पहले क्या होता है, एक्सएल जो होता है वो छोटा होता है, बाद में ऑब्वियसली एक्सएल एक्सी से बड़ा हो जाएगा। ठीक है। और जब दोनों बराबर हैं, उस स्टेट पे एट पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी क्या हो जाता है, इंपिडेंस मिनिमम एंड करंट मैक्सिमम। ये तो करंट का ग्राफ है। अगर कोई आपसे इंपिडेंस का ग्राफ पूछ ले रेजोनेंस में, तो उल्टा बनेगा एग्जैक्टली। क्योंकि रेजोनेंस पे इंपिडेंस क्या होता है, मिनिमम। पहले दोनों तरफ क्या होता है, मैक्सिमम बढ़ता है। तो पहले इंपिडेंस घटता है फिर बढ़ता है। करंट उल्टा होगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। ठीक है। तो जब एक्सएल और एक्सी बराबर होंगे रेजोनेंस में, तो एक्सएल क्या होगा, ओमेगा आर इंटू एल, और एक्सी होगा 1/ओमेगा आर सी। तो ओमेगा आर का स्केयर आ जाएगा 1/LC। तो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी जो होती है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी, वो 1/√LC होती है। अगर आप ओमेगा को 2π डाल दें, तो फ्रिक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस हो जाती है 1/2π√LC। एंड एक चीज होती है क्यू फैक्टर और शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, दैट इज वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर अपॉन वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, या वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर अपॉन वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर। कोई एक निकाल लें, बट एट रेजोनेंस। जैसे मैं एक निकाल कर दिखाता हूं। तो VL होगा आई रूट मीन स्क्वायर इंटू एक्सएल, और VR होगा आई रूट मीन स्क्वायर इंटू आर। आई ने आई को मारा, व्हाट इज एक्सएल, ओमेगा आर इंटू एल। ओमेगा आर की वैल्यू डाल दें 1/√LC। तो सॉल्व करेंगे, ये निकलेगा 1/R√L/C। दिस इज कॉल्ड क्यू फैक्टर। तो अगर आप ध्यान से देखें, क्यू फैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L। एल बढ़ाओगे तो क्यू फैक्टर बढ़ेगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस घटाओगे तो बढ़ेगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ कैपेसिटेंस। सिमिलरली कैपेसिटेंस घटाओगे तो उसकी क्वालिटी बढ़ेगी। तो नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज पावर ऑफ एन एसी। तो एवरेज पावर क्या होती है, दैट इज टाइम एवरेज ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर ओवर वन साइकिल। पूरे एक साइकिल की जब हम एवरेज निकालते हैं उसको हम बोलेंगे एवरेज पावर। तो हमें पता है एवरेज पावर होती है वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पी डी टी का इंटीग्रेशन फॉर वन साइकिल। पी को क्या लिखेंगे, आई इंटू वी, यहां पे लिखेंगे आई इंटू ई डी टी का इंटीग्रेशन अपॉन टी। ठीक है। मैंने ई को माना ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट को मान लो आई नॉट साइन ओमेगा टी, या +φ या -φ, चक्कर कोई नहीं। तो आई और ई को मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी +φ। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए
कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। और बाहर है साइन ओमेगा टी, आराम से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, ये कॉस फाइव बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन फाइव बाहर आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी फॉर वन साइकिल, ठीक है। जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है उसका वन साइकिल के लिए जो एवरेज है दैट इज टी बाई टू, एंड साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी की वन साइकिल के लिए जो एवरेज है दैट इज जीरो। ये आपको याद करना है। तो इसकी जगह डाल दें टी बाई टू, और इसकी जगह डाल दें, सॉरी इसकी जगह डाल दें जीरो, ठीक है। तो दिस इज वर्क डन, ठीक है। ये न्यूमरेटर है, इसको टी से डिवाइड कर दें तो ये टी कट जाएगा, तो आपकी जो एवरेज निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी ई नॉट आई नॉट ई नॉट कॉस फाइव बाई टू, और टू को लिख दें रूट टू इंटू रूट टू। सो आई नॉट बाई रूट टू इज आई वी, या आई रूट मीन स्क्वायर, और ई नॉट बाई रूट टू इज ई वी, या ई रूट मीन स्क्वायर। तो जो पावर इन होती है एसी सर्किट दैट इज आई वी ई वी कॉस फाइव, एंड फॉर प्योर इंडक्टर, फॉर प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर, जो तुम्हारा फाई है प्योर मतलब एक ही लगाना है, वो 90 डिग्री होता है, तो एवरेज पावर इज जीरो, ठीक है। एंड फॉर प्योर रेजिस्टर इट इज फाई जीरो होता है, सो आई वी इंटू ई। अब एक चीज होती है पावर फैक्टर, ये क्या है, इट इज ट्रू पावर टू एपरेंट पावर। तो ट्रू पावर होगी आई वी ई वी कॉस फाई, और एपरेंट पावर जो आपको लगती है दैट इज आई वी इंटू ई वी। इनको डिवाइड कर दें, टेक्निकली जो कॉस फाई होता है उसको पावर फैक्टर कहते हैं। जब आप इंपीडेंस ट्रायंगल बनाएंगे तो कॉस फाई हमेशा आर बाय जेड निकलेगा, इसको याद रखें। कई बार कॉस फाई दे देते हैं तो आपको आर या जेड में एक पता होता है, दूसरा मिल जाता है। एंड आई वी साइन फाई को बोलते हैं वॉटलेस करंट, क्योंकि आई वी कॉस फाई ही सारी पावर जनरेट कर रहा है। तो ये तो आपका लास्ट टॉपिक था इसी का।